बर्निंग स्टॉक्स में मैम पहला नाम जो आज के लिए है वो है पिकाडिली एग्रो का। शानदार नतीजों के बावजूद आज स्टॉक देखेंगे ना तो आपको 8% तक का टूटता हुआ दिखा है। रनअप अच्छा आया था स्टॉक में। नंबर्स पहले मैं आपको बता दूं तो Q4 में इनका जो रेवेन्यू है वो 893 करोड़ रुपए से 28% बढ़कर 1143 करोड़ पर आ गया। और मुनाफे की जहाँ तक बात है, डिस्टिलरी रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 67% बढ़ा है और डिस्टिलरी सेगमेंट का मुनाफा 79% बढ़कर 63 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखा है। बाजार को इन रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन पहले से था। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आप स्टॉक देखिए, नतीजे आने से करीब एक महीना पहले आप देखेंगे तो 18% के आसपास ऑलरेडी भाग चुका था। तो एक बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन न्यूज़ या फिर नतीजे आएंगे वो आपकी कमाई कराएंगे और वैसा ही कुछ होता हुआ दिखा है। कमाई होगी और लोगों ने मुनाफा वसूली करने की यहाँ पे कोशिश की है और इसीलिए स्टॉक गिरता हुआ दिखा भी है। अब इनके नंबर्स के साथ क्या हुआ है, इन्होंने बोर्ड ने फैसला भी लिया है। नतीजों के साथ इन्होंने अपना जो शुगर बिजनेस है उसको, जो डिस्टिलरी बिजनेस है उससे अलग करने की यहाँ पे मंजूरी दे दी है। पिकाडिली फूड एंड एसेंशियल PFEL के नाम से जो कंपनी है उसमें इसको डीमर्ज कर दिया जाएगा और डीमर्जर के बाद जो डिस्टिलरी या फिर एल्को बेवरेजेस जो कारोबार बसता है उसके ऊपर कंपनी का ज़्यादा फोकस होगा। मैम ये जो आज की गिरावट है 8% के आसपास के अच्छे रनअप के बाद आई है, लेकिन जो डीमर्जर होगा, अगर वैल्यू अनलॉकिंग होगी तो क्या इन लेवल्स पर भी इसको कंसिडर किया जा सकता है? और थोड़ी सी मतलब समझ लेना चाहिए। जब हम लोग स्मॉल कैप कंपनी की बात कर रहे होते हैं, साथ में यूजर्स कि इस कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है। डिस्टिलरी टाइप ऑफ थिंग से इसका लगभग 90% बिजनेस आता है और शुगर एंड अदर से शुगर स्पेसिफिकली 99% प्लस और बाकी से जो बचा कुचा है वो आता है। तो कहने का मतलब रेवेन्यू एस्पेक्ट से जब आप देख रहे हैं तो इनका कोर जो है यही है। कोर बिजनेस का डिस्टिलरी सेगमेंट से ही आता है, जो भी ये प्रोडक्ट्स इसमें बना रहे हैं। When we understand this, ये डीमर्जर इनके बिजनेस के फोकस को जरूर बढ़ा सकता है, लेकिन कोई खास बड़ा इम्पैक्ट अब क्योंकि शुगर स्टॉक्स की डिमांड एक अलग रीजन से बढ़ रही है, एथेनॉल की जो पॉसिबिलिटीज जनरेट हो रही है उसकी वजह से वो एक अलग बिजनेस फोकस्ड बन सकता है। तो ये एक चीज जरूर है। और साथ में ये जो रेवेन्यू ब्रेकअप है, इससे ये समझ में हमें ये भी आता है कि इनका फोकस ज्यादा किधर जाने वाला है। डेफिनेटली जहां से ज्यादा पैसा आता है। तो अब ये जो करंट के लिए ये जो आज जो लगभग 8% से गिर चुका है ये क्लोजिंग बेस पर, बट अगर आप हाई टू लो की बात करेंगे तो ज्यादा गिरा है, ऑलमोस्ट 10। यहाँ पर आपको डिप और आएगा, इसका वेट करिएगा। आज का दिन छोड़ दीजिए, मतलब ये हफ्ता पूरा छोड़ दीजिए आप इसको। मंडे एक बार ऑब्जर्व कर लीजिएगा वापस से कि मंडे किस प्राइस पॉइंट एंट्री लेना है पहली बार, लेकिन किस प्राइस पॉइंट पर एंट्री मिल सकती है उस पर आपका फोकस होना चाहिए। सो इन माय ओपिनियन देयर आर टू इंपॉर्टेंट लेवल्स, की लेवल के तौर पर वो काम करेंगे। या तो अभी 620 पर चल रहा है, या तो ये स्टॉक हमको 550 मिल जाए, वैल्यू बाइंग सोचना नहीं, वहां पे खरीद लीजिए, क्योंकि सारे न्यूज का जो भी इम्पैक्ट है वो आ चुका होगा और उसके बाद बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा आपका 500 का। अपसाइड ओपन हो जाएगी 600 ऑनवर्ड्स अप टू 680 की। या फिर मंडे नेक्स्ट वीक, या फिर मंडे आपको ये 640 के ऊपर, मंडे से पहले भी अगर आपको 640 से एक बार वापस से ब्रेकआउट भी मिल जाता है, देन ऑल्सो इट्स फाइन टू एंटर इन दिस स्टॉक। उसमें 640 के भाव पर जब आप एंट्री लेंगे, वहां स्टॉप लॉस आप 560 का रखना, टारगेट आपके 600 से 680 के ओपन हो जाते हैं। दैट मीन्स बोथ द केसेस, विचएवर कंडीशंस, जो भी कंडीशन पहले मीट हो जाती है, आ जाती है, उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन को ले लीजिए। डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि आपका स्टॉप लॉस और डिफाइंड हो जाएगा। तो आज का मार्केट को इसको एनकैश करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ये जो दो भाव हैं 640 या फिर 550, इन दोनों में से जो पहले आए क्लोजिंग बेस पर, उसके हिसाब से आप एंट्री लीजिए। एंड जस्ट टू मतलब एक प्रोबेबिलिटी, जब ये बात कर रहे होते हैं तो प्रोबेबिलिटी डिस्कस करना भी जरूरी है। एक प्रोबेबिलिटी है कि 580 तो आ जाएगा। अगर 580 आ गया और 550 तक नहीं जा रहा है, उसके 580 आने के बाद भी ध्यान से सुनेंगे तो प्राइस स्ट्रक्चरिंग समझ में आएगी आपको। 580 आने के बाद 550 ना जाए, बिना ये 640 अगर क्रॉस करे, तब भी आपकी एंट्री बनती है वहां पर। तो जरूरी नहीं है कि इसको 550 हिट करना है, वहां पर एंट्री आप कर सकते हैं। लेकिन एक बॉटम बना छोटा सा, अगर पुल बैक कंप्लीट करने के बाद भी 640 कंप्लीट आता है, तब भी एंट्री बनती है विद द सेकंड केस स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ठीक है, मुझे आप दोनों केसेस में स्टॉप लॉस और टारगेट बताइए। आपने कहा कि अगर 640 के ऊपर लेते हैं तो स्टॉप लॉस आपका 600 का होगा, उस केस में टारगेट क्या होगा? और अगर ये नियर 550 हम लेते हैं तो उस केस में स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा? उस कंडीशन में आपका स्टॉप लॉस 500 का इनफ है और टारगेट 600? दोनों में सेम
600, आई थिंक मैंने 650 बोला है, 650 एंड 680, 600 में 680 बोला है, सॉरी। मतलब अगर आपके नीचे के लेवल की बाइंग हो रही है विच इज लाइक 550 समथिंग, तो आपका टारगेट होगा 600। और अगर आपकी 640 के ऊपर वाली कंडीशन पर बाय हो रही है तो आपका पहला टारगेट होगा 680 का। उसके बाद आप 800 रुपए तक इसको ट्रेल करके होल्ड जरूर कर सकते हैं। एक बार स्टॉक वापस मोमेंटम में आ जाएगा तो चलेगा फिर, लेकिन जब भी आपका प्रॉफिट आ जाए बुक करके निकल जाएगा, पोर्टफोलियो कैटेगरी नहीं। तो आप कह रही हैं कि अगर 640 के ऊपर लेते हैं तो फिर 600 का स्टॉप लॉस, 550 के पास लेते हैं तो 500 रुपए का स्टॉप लॉस। हाँ जी, ठीक यस। है, ओके। जीआरएसई मैम, इसमें आज हमने 16% से ज़्यादा का उछाल देखा। नंबर्स आए हैं इनके, नतीजे में इनका जो रेवेन्यू है वो 11.8% बढ़ा है क्वार्टर क्वार्टर, लेकिन मुनाफा आप देखिए ऑलमोस्ट 78% के आसपास ग्रो किया है। अप्रैल महीने में आप देखें ना मैम, ये स्टॉक का 68% के आसपास चढ़ चुका है। ये इनके लिए रिकॉर्ड मंथ है अभी तक गेंस के हिसाब से देखा जाए तो। ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो और आगे बढ़ेंगे या फिर मुनाफा वसूली कर लें, जैसा हमने स्टॉक में देखा भी है। आज ही का चार्ट आप लगा दीजिए, उससे क्लियर हो जाएगा। स्टॉक में हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि एक समय ये 3300 के ऊपर भी चला गया था। और ये इसलिए भी है संदीप जी, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को बहुत पुराने पुराने भाव पर रख के, मतलब बहुत लोगों के पास पुराने प्राइस की एंट्रीज हैं, दैट्स वाई। और ये स्टॉक मुझे तो याद है अच्छे से, 2 बार अलग अलग प्राइस पॉइंट मुझे याद दिलाऊंगी मैं। एक बार आई मीन राउंड फिगर 2100 और 2000 के 2200 के बीच में रेकमेंड किया, और जो एब्सोल्यूट नंबर एक बार 2350 पर भी रेकमेंड किया था। टारगेट्स के डिस्कशन 2600 का था, तब भी बोला होल्ड करिए। फिर उसके बाद जो 2850 सेकंड टारगेट आया, तब भी बोला अभी होल्ड करिए, इसमें और 3200 3300 के टारगेट आ सकते हैं। आज आ गए वो। तो आई होप कि लोगों ने स्ट्रेच करा करा करके भी जितने टारगेट्स थे वो आपको सभी मिल गए हैं डेफिनेटली, लाइक 40-50% का अपसाइड तो आपको मिला ही है एनीवेज। और यहाँ से श्योरली विदाउट एनी सेकंड थॉट, शॉर्ट टर्म का जो आपका ट्रेड का जो आपकी प्लानिंग थी उसके हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग बनती है। अगर आप इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो आधी क्वांटिटी अब भी बुक कर लीजिए, बिकॉज यू मस्ट बी इन सम प्रॉफिट, लाइक अभी के प्राइस पर भी आप लगभग 40% की गेन पर होंगे ही। अगर आपने 2500 पे भी बाय किया है तब भी आप 20% की गेन पर होंगे ही। तो यहाँ पर आप अपनी आधी क्वांटिटी हर सूरत में, हर कंडीशन में पूरा बुक कर लीजिए, और बचे हुए आधी को, अगर आप इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, तो आप बचे हुए क्वांटिटी को मतलब उसी एक्सपोजर में प्राइस वाइज नहीं कंसीडर करना, क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है से, बचे हुए उतने ही क्वांटिटी, अगर मौका मिल जाए वापस से 2750 इस भाव पर दोबारा आप एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि एक हेल्दी काउंटर है, डिप आएगा प्राइस के हिसाब से, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इतना चला है तो आना लाजमी है। डिप आएगा, हेल्दी काउंटर है, दोबारा चल पड़ेगा, लेकिन ठहर के। तो आप अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करें, या ट्रेडर है तो भी डिसीजन वाइज ले ले, आधा बुक करें, इन्वेस्टर है और इस रेंज में कहीं बाय किया है तो भी आधा बुक करें, और दोबारा री एंट्री की पॉसिबिलिटीज बन रही है, इसलिए भी 50% बुक करें। और रही बात जब आपकी फर्दर एज ए इन्वेस्टर क्या टारगेट मैं देख पा रही हूँ, दिसंबर 2026 खत्म होते होते मुझे यह स्टॉक 4000 के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। अब 4000 के पार ये 4500 जाएगा मोमेंटम में, या 5000 जाएगा उसका नहीं कह सकते, बट 4000 के पार तो जा रहा है, और नंबर्स अच्छे हैं। और जिस तरह से ये पूरा मरीन लाइफ आई मीन शिपमेंट्स, इन सब की जो इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, वैसे भी हमारे यहाँ पर रिपेयरिंग काफी होता है, तो ये जितना भी नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं ये चीजें एडवांटेज, एक फोकस हमारे यहाँ पर ला सकती हैं, और हो सकता है कि हम फ्यूचर में कुछ और भी बड़े टाइप्स दूसरी कंट्रीज के साथ में कर पाएंगे। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अब भी रखी जा सकती है आधी, बाकी को प्रॉफिट बुक करके एवरेज प्राइस बेटर बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तो पूरा क्यों ना बुक कर ले मैम, फिर आधा ही क्यों? नहीं, आधा ही, क्योंकि ऑफ साइट होने से ना चीजें दो, एक बार अगर हट गई चीज आपकी आंखों के सामने से तो फिर मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ध्यान नहीं रहता लोगों का। और आधा इसलिए ताकि आपके अकाउंट में वो बना रहे, आपको ध्यान रहेगा कि आपको दोबारा आधा खरीदना है। प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आधी, एक और उसका जो लॉजिक है आधा इसलिए भी, क्योंकि अभी अभी इसने कुछ महीने के अंदर में 85% का प्रॉफिट दिया है। तो एनीवेज मैं मानती हूँ कि आपने पूरा नहीं लिया होगा, 30-35 जो भी आप ले पाए हैं। अगर आप आधा बुक करते हैं तो आप एक पूरे 1 साल के रिटर्न को सिक्योर कर ले रहे हो, मतलब गुड हेल्दी मार्केट के 1 साल के रिटर्न को आपने अपनी क्वांटिटी में सिक्योर कर लिया। दोबारा मौका मिलेगा तो एवरेज कर लेंगे इस तरह से, क्योंकि प्रॉफिट घर लाना इज मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली, वो फिर पेपर पे दिखता रहता है उसको फायदा नहीं है।
बिल्कुल, इसकी बातचीत तो अभी थोड़ी देर पहले हम अंशुल जी के साथ भी कर रहे थे। मैम एक बार ना आप आईओबी देखिए, इनके नंबर्स आए, मुनाफा 43% ग्रो किया, इनका प्रोविजंस में हमने कमी देखी हल्की सी, एनआई में 11% का जम था, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों कम हुए। ये बैंकिंग स्टॉक्स का अभी तक का हमने जो रिजल्ट्स आए ना उसका ट्रेंड देखा है अभी तक। लेकिन स्टॉक में जो एक बाउंस आया 36 रुपये 39 पैसे तक का, उसके बाद वापस गिर कर ये 35 रुपये 20 पैसे के आसपास आ गया, टिक नहीं पाया ऊपर। पहले ही चला हुआ है उस वजह से, या फिर स्टॉक में वैसे ही दम नहीं है? और नहीं, थोड़ा बैंकिंग का प्रेशर है उसको वो कैरी कर रहा है, और फिलहाल जो न्यूज है उस न्यूज का इम्पैक्ट की वजह से तो ऑलरेडी ये चल चुका है। तो अभी अगर आपकी एंट्री नहीं है तो पहले डरो मत, क्योंकि आपकी एंट्री उस जगह की है कि जहां से आपका रिस्क बहुत छोटा है। तो एनीवेज मैं मान के चल रही हूँ कि आपने 35 36 30 किसी प्राइस पर लिया है, और मान के चले कि आपका स्टॉप लॉस आपको आज की रेट में 30 रुपए का भी रखना है, तो भी यू आर सेफ, क्योंकि बहुत दूर है वो स्टॉप लॉस, और हिट होना मतलब पूरे मार्केट में गिरावट वापस से होना, उसकी प्रोबेबिलिटी कम लग रही है। अब जिनके पास नहीं है, या जिनके पास नहीं है, आप लोग एंट्री बनाने के लिए इसको 34 के आसपास कंसीडर कर सकते हैं। अभी 35.21 पर चल रहा है, मतलब 35 रुपए 20 पैसे के आसपास है। थोड़ा रुक के एंट्री करेंगे तो शायद थोड़ी और बेहतर एंट्री मिलेगी, दैट मीन्स एंट्री लेनी चाहिए। और रही बात टारगेट, तो टारगेट अब पहले से है तो भी चलेगा, और टारगेट होल्ड कर सकते हैं हम से। और आपके जो टारगेट है स्टार्टिंग फ्रॉम 39, एक्सटेंशन जो आपका टारगेट का है 45 तक जा सकता है, और ये बहुत बड़ा मूव होगा इस काउंटर के लिए। लाइक परसेंटेज समझें तो अच्छा, क्लोज टू 35% सेकेंड टारगेट पर। तो बाय करके जा सकते हैं, है तो होल्ड करिए। अब बाय करने जिनके पास नहीं है वो 34 के आसपास बाय कर सकते हैं, जिनके पास है होल्ड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस 30 का रहेगा अभी के लिए। जैसे ही आपका 37 ब्रेकआउट हो जाता है, देन आप अपने स्टॉप लॉस को 35 पर, नंबर्स को प्लीज ध्यान से सुनिए, ऐसे काउंटर्स पर आपको बहुत केयरफुल रहना है। देन आपका रिवाइज स्टॉप लॉस 35 पर रख लीजिएगा, यानी 30 से रिवाइज होकर के 35 पर, तो आप एक बहुत रिस्क फ्री काउंटर को फिर होल्ड कर पाएंगे। आप कह रहे हैं 34 पे लीजिए, स्टॉप लॉस आपका 30 का हो गया, और 37 पार करते ही ये और तेजी से चलने लगेगा। हाँ जी, और स्टॉप लॉस भी 35 का कर लेना। ठीक है, तो पहला टारगेट 37 का हो गया फिर? नहीं नहीं, पहला टारगेट 39 का है। 39? वो टारगेट नहीं है, वो स्टॉप लॉस रिवीजन लेवल में। अच्छा, नहीं 37 पार होने पर आप 35 करेंगे ना स्टॉप लॉस? हाँ जी, तो पहला टारगेट इज नॉट 37, और बुक नहीं करना है, सिर्फ स्टॉप लॉस रिवाइज करना है। हाँ, तो पहला टारगेट 39 है? हाँ जी, ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एमवी फोटोवोल्टिक भी देखिए मैम, EMMVEE, इसमें क्या हुआ है कि आज ये शेयर 9% तक कुचला है। इनके भी नंबर्स आए हैं, रेवेन्यू 62% ग्रो किया है, मुनाफे में हमने 89% की बढ़त देखी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम कंसिडर करें। अब इस शानदार परफॉर्मेंस के बाद जेफरीज की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने बाय रेटिंग मेंटेन की है, और उसके साथ साथ टारगेट को ऊपर की ओर रिवाइज किया है, टारगेट बढ़ाकर कर दिया गया इसका 350 रुपये। उनका कहना है जेफरीज का कि भले ही नंबर्स में थोड़ा सा मार्जिन को लेकर हमने प्रेशर देखा है, लेकिन इनकी ऑर्डर बुक मजबूत है, पहली बात तो, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जो ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आती है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मार्जिन को थोड़ा सा वो दरकिनार करके टारगेट बढ़ाकर 350 रुपये कर रहे हैं। 295 के आसपास 8% का अप मूव है, इसमें क्या करना चाहिए एमवी फोटोवोल्टिक में? आप अभी भी ट्रेलिंग के साथ इसको होल्ड करके जा सकते हैं। रही बात फ्रेश बाय करने की, तो 294 पर है, करना है आपको, बड़ा सा रिस्क लेना है तो आप ले लीजिए, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। बट मुझे तो याद है मैंने ये स्टॉक आपको और 90 195 205 10 के आसपास है मोस्ट रिसेंटली, अभी कुछ 2 या 3 हफ्ते हुए होंगे, रेकमेंड फिर से किया था। और कंसिडरिंग दी एनर्जी सेगमेंट का ये जो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में है ये, और अच्छा खासा रिटर्न, संदीप जी जो हम लोग एनालिसिस कर रहे थे कि ये चलेगा और क्यों चलेगा, आईपीओ के टाइम पर भी इट प्रूव्ड, आई मीन इट वर्क रियली वेल। अभी भी उसमें मजबूती है, इनके टारगेट से मैं एग्री करती हूँ। अब आपको पहले से हैं, आप चाहे 200 राउंड फिगर 200 के पास के प्राइस से हैं, होल्ड करिए अभी भी। अर्ली प्रॉफिट बुकिंग करने की मुझे अभी जरूरत नहीं लगती, और 350 का टारगेट इज ऑन द वे, अगर आप होल्ड कर लें बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। तो फिर दूसरा सवाल मन में यही आता है कि तो क्या बाय कर लें? हाँ, 294 290 ऐसे समझे कि 290 300 की रेंज पर आपको मिल रहा है, बाय कर लीजिए। बट आपको अपना एक्सपोजर कम करना चाहिए, वो इसलिए कि स्टॉक अभी अभी चल करके
बड़ी लंबी 50% कम नहीं होता है कुछ दिनों के अंदर भी। तो उस चाल को चल करके आया है, थोड़ा सा थम सकता है, रुक सकता है। सो टू बी ऑन प्रोटेक्टिव साइड, अपने स्टॉप लॉस को, जो लोग पहले से हैं वो भी 255 पर ट्रेडिंग करिए, और जो लोग अब आने की प्लान कर रहे हैं कंसिडरिंग दिस 350 टारगेट, आप भी अपने स्टॉप लॉस को 255 पर रख लीजिए। हाउएवर मेरी एक्सपेक्टेशन 350 से 400 की है। मैंने जैसे बोला था, आईपीओ और रेंटल देते समय दोबारा भी इसमें उतना पोटेंशियल है, चला जाएगा, समय बहुत कम लगेगा, तो अब भी बाय कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हिट हो जाए तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि एक बड़ी रैली के बाद छोटे से पुल बैक में भी स्टॉप लॉस थोड़े बड़े ही होते हैं और अक्सर हिट हो जाते हैं। लेकिन कई बार जब आपका मोमेंटम सेक्टर में बन रहा होता है तो अटेम्प्ट लेना बनता है। बट इससे आप ये जरूर सीखने की कोशिश करें कि बहुत स्पीड में जब कोई ट्रेन चल रही होती है, हर बार उसको पकड़ने की गलती ना करें। और अगर आपकी वो आदत है कि आपको, तो उस समय स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल ही ना करें। और जस्ट अ डिस्क्लोजर, 18 मार्च को भी 200, मतलब क्या प्राइस है, 230, 18 मार्च को 230 के भाव पर मैंने ये स्टॉक अपने मेंबर्स को भी रेकमेंड किया है। आई वाज टारगेटिंग 260 एंड 330, जो कि अगर मैं आज देख रही हूँ तो दूसरा टारगेट, पहला टारगेट आ चुका है, दूसरा भी आना बाकी है, तो हम उसके लिए अभी भी इंटैक्टेड है अभी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। हैट्स ऑफ मैम, बहुत मुबारक आपको, बहुत अच्छा चला ये स्टॉक। थैंक यू। वोडाफोन आइडिया को लेकर आपका व्यू दीजिए। आज ने स्टॉक में हमने 5% तक का आप मूव देखा है। दरअसल इनकी BSNL एक सरकारी कंपनी है टेलीकॉम स्पेस में ही, उनके साथ बातचीत चल रही है, और ये बातचीत चल रही है BSNL के साथ नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग को लेकर। अगर ये बातचीत सफल रही तो फिर इनके जो दोनों कंपनियों के ही जो रोल आउट कॉस्ट हैं उसमें कमी देखने को मिल सकती है। रोल आउट कॉस्ट और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो कुछ और भी फ़ायदे हैं जो कि इनको मिलेंगे, जिसमें इनको जो कवरेज गैप्स हैं उनको ब्रिज करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। अब वोडाफोन आइडिया के लिए तो डूबते को तिनके का सहारा है, जब भी कोई अच्छी खबर आती है स्टॉक काफ़ी अच्छे से रिएक्ट करता है। तो मैम, ये कुछ शुरुआती दौर में अगर ये बातचीत सफल रहती है ना, चुनिंदा सर्कल्स में, जिसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, जहां पर ये पहले शुरुआत कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग की, और बीते 2 महीने से हम देख ही रहे हैं इनके जो मोबाइल यूज़र्स हैं वो लगातार बढ़ ही रहे हैं, तो कुछ कुछ अच्छी खबरें इनके लिए आ रही हैं। आज 10 रुपये का लेवल पार हुआ भी है। वोडाफोन आइडिया में क्या किया जाए जिनको फ्रेश पोजीशन लेनी है, जिनके पास रखा भी है? देखिए, जिनके पास रखा है, मैं 2-3 बार इसका रेफरेंस और दूंगी, इसके बाद बंद कर दूंगी, क्योंकि लोगों को याद आ जाएगा। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी जब ये 9.5 रुपए के आसपास आया कि अगर ये 6-7 रुपए के रेंज में आता है तो हम रिव्यू करेंगे इसको कि क्या ये उसके नीचे जा रहा है, या फिर अगर कोई फर्दर ब्रेकआउट आता है तो तब इसको अटेम्प्ट करेंगे। अब कल की मार्केट की क्लोजिंग और इन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर अपसाइड एक कॉल दे दिया है, तो उसी व्यू पर मैं अभी इंटैक्टेड हूँ। जो स्टॉप लॉस है वो 9.30 रुपए का है। अगर आप पहले से हैं प्लीज बने रहिए, स्टॉप लॉस रिवाइज जरूर कर लीजिए, इसके नीचे की जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर 9.30 रुपए टूट रहा है मतलब फिर वो एक्चुअली 6-7 रुपए वाली पॉसिबिलिटीज खुल जाएंगी। तो जब तक 9.30 रुपए का आपका स्टॉप लॉस मेंटेन्ड है, आप अपनी पोजीशन अभी 10.26 रुपए पर चल रहा है, चाहे तो बना सकते हैं, और अगर नहीं है तो है तो होल्ड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो बना भी सकते हैं। द टारगेट्स जो टारगेट्स जो मुझे लगता है कि अभी आने चाहिए, 11.5, 13, 15, ये टारगेट्स हैं जो कि चांसेस बन रहे हैं आ जाएंगे। ओके, 11.5, 13 और 15 के टारगेट हैं। बाय कीजिए, अगर आपके पास नहीं है पहले से है तो होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस दोनों केसेस में 9.30 रुपये का होगा। तो वोडाफोन आइडिया, इस पर आप ज़रूर नज़र रखिए। चलिए, ऐसा इसके साथ साथ एक लिस्ट आपके लिए हमेशा की तरह, जो स्टॉक्स अपने 52 वीक हाईज पर पहुंच गए हैं, उसमें बंधन बैंक के नंबर्स का इंपैक्ट है, RBL बैंक के नंबर्स हमारे सामने आ चुके हैं, स्टार हेल्थ भी आज नंबर्स पे ही रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है, वेल्सपन कॉप में आज हमने 1290 का हाई बनता हुआ दिखा है। मैम, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिनमें हमने आज 52 वीक हाईज बनते हुए दिखे हैं। तो जी शिपिंग पे कल शायद मेरी प्रदीप जी से बात हो रही थी, कह रहे थे कि आराम से 1700 आ रहा है, 1591 का आज इसने हाई टच किया है। इनमें से जो अच्छा नाम जिनमें अभी भी पोजीशन बनाई जा सकती हो, या फिर कोई ऐसा नाम जिस पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए अगर पहले से है तो? प्रॉफिट बुकिंग बंधन बैंक में आई थिंक कर लेना चाहिए, एंड होल्ड वाले जो स्टॉक हैं, पहले तो ये बंधन बैंक में प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए। एमक्योर फार्मा मुझे याद आया है, और मतलब उस दिन के बाद से मैंने एमक्योर फार्मा आज डिस्कस किया, और जब लास्ट टाइम डिस्कशन में आया था तो वो आपके साथ ही था, और उस समय मतलब आप ही ने उस चीज को हाईलाइट किया था, और मेरे ख्याल से ये स्टॉक उस समय समवॉट 1200 पहली बार जब एक बार बातचीत हुई थी, और उसके बाद फिर 1400 समथिंग चल रहा था।
आज जब हम इसको वापस से देख रहे हैं तो मैंने उसके बीच में इसको ट्रैक नहीं किया था, छोड़ दिया था, क्योंकि मनी9 व्यूअर्स के लाइक उसमें मतलब दिया था उनको। तो अभी 1700 समथिंग, 1700 कितना हाई बना है इसका अभी आज का, 1769, 1769 का हाई भी बना है। ये काउंटर इतना कुछ एक बढ़िया जर्नी चल रही है इसकी, एंड मेरी ओपिनियन में दो या आज के इंट्राडे में भी 7.5% ऊपर है। और अगर आप इतना ही स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें तो आपके लिए एलिजिबिलिटी है। अगर आप पुराना पूरा मिस कर चुके हो तो भी आप 7.5% का रिस्क मेंटेन करिए कल की क्लोजिंग के हिसाब से, जो कि आता है 1600 रुपए का। करंट प्राइस है 1728। अगर आप ये मेंटेन कर ले 1900 एंड 2200 पॉसिबल टारगेट्स है, जो कि इसमें और एक्सटेंशन जब मूव का होगा उसमें मिल जाएंगे आपको। तो ये एक ऐसा काउंटर है जिसमें आप एंट्री ढूंढ सकते हैं। एंड दूसरा है आपका स्टार हेल्थ, ये भी ऑल टाइम हाई के पास में है। एंड इन सब स्टॉक्स को पता है फायदा किस चीज का हुआ, ठीक है चलिए वो डिटेल में नहीं जा रहे, बट स्टार हेल्थ इज लाइक 536 एज ऑफ नाउ। और यहाँ पर भी मेरी सलाह में आपको थोड़ा सा कॉशियसली, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोजर नहीं, क्योंकि चल पड़ा है, अच्छा खासा चल पड़ा है स्टॉक। तो और ऊपरी लेवल से आज यहाँ पर हमको प्रॉफिट बुकिंग भी दिख रही है, सिमिलरली जो अभी हमको जीआरएससी में देखने के लिए मिली थी। और यही आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बन के आएंगी। कहने का मतलब 500 रुपए से, मतलब ये हेल्दी मूव है एक्चुअली। 500 रुपए से 525, 536 रुपए अभी चल रहा है। थोड़ा सा यानी कल का जो पूरा गैप है एटलीस्ट वो बढ़ जाए, और जब ये हो जाए तो वहां पर आप अपनी एंट्री बनाएं दोबारा। और मिनिमम टारगेट 600 और 700 बड़े टारगेट्स की एक्सपेक्टेशन आप लेकर के जा सकते हो। मतलब 700 आसानी से आ जाएगा आई शुड से। और रही बात स्टॉप लॉस, तो आपका स्टॉप लॉस जब आपकी एंट्री हो जाए तो 470 रुपए, 470 का मेंटेन आप कर सकते हो। इस लिस्ट में से ये दो स्टॉक मैं पिक करना चाहती हूँ, बंधन में प्रॉफिट बुकिंग करके जाए। बंधन में प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, ठीक है, परफेक्ट है।